कैसे हैं आप लोग सब। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे अपना टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, तो जो चीज़ें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं उनका एक शॉर्ट सा रिव्यू कर लेते हैं कि टीसीपी स्टैंड्स फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और ये ओएसआई लेयर मॉडल की लेयर 4 पर काम करता है जो कि ट्रांसपोर्ट लेयर है। और ट्रांसपोर्ट लेयर का जो डाटा का यूनिट है वो है हमारा सेगमेंट। उसके अलावा हमने कुछ फीचर्स डिस्कस किए थे जिसमें हमारे पास था कि एक हमारा कनेक्शन ओरिएंटेड होता है, दूसरा हमारे पास रिलायबल और एक्यूरेट होता है, तीसरा हमारे पास उसमें फ्लो कंट्रोल होता है, एरर कंट्रोल उसमें हम कर सकते हैं, हम उसमें कंजेशन कंट्रोल कर सकते हैं। अब हम अभी जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारे पास टीसीपी का हेडर का फॉर्मेट कि कौन कौन सी फील्ड्स होती हैं उसमें। तो आओ वो डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास टीसीपी हेडर में जो मेन चीज़ है वो हमारे पास है सोर्स पोर्ट, और उसके बाद है हमारे पास डेस्टिनेशन पोर्ट। अब सोर्स पोर्ट क्या होती है कि अगर फॉर एग्जांपल टीसीपी में क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल एक क्लाइंट है, उसने कम्युनिकेशन करनी है क्लाइंट और सर्वर। जब क्लाइंट और सर्वर की कम्युनिकेशन होगी तो क्लाइंट का जो टीसीपी जो यूज़ करेगा, उसका जो क्लाइंट जब रिक्वेस्ट करेगा तो उसकी एक कोई ना कोई सोर्स पोर्ट होगी, वो आ जाएगी यहाँ पर क्लाइंट की सोर्स पोर्ट यहाँ पर। उसके अलावा जो जिसको वो सेंड कर रहा है, जिस सर्वर पर रिक्वेस्ट भेज रहा है, उधर मतलब कि डेस्टिनेशन की पोर्ट, मतलब सर्वर की जो पोर्ट होगी वो उसकी यहाँ पर डेस्टिनेशन पोर्ट हो जाएगी। अब ये हो गया है वन वे। अब जब फॉर एग्जांपल सर्वर की तरफ से अगर आता है रिप्लाई क्लाइंट की तरफ, तो सर्वर की जो पोर्ट होगी वो हो जाएगी हमारी सोर्स पोर्ट, और जो क्लाइंट की पोर्ट हो जाएगी वो होगी डेस्टिनेशन पोर्ट। क्योंकि अब वहां से रिप्लाई आ रहा है तो सर्वर के तौर पे जो टीसीपी का जो हेडर होगा वो क्या होगा कि उसमें हमारे पास जो सर्वर की पोर्ट होगी वो सोर्स पोर्ट बन जाएगी, और जो क्लाइंट की पोर्ट है वो हमारी डेस्टिनेशन पोर्ट बन जाएगी। उसके अलावा यहाँ पर जो 16 बिट का है दोनों, और यहाँ पर यह है कि 2 raised to the power 16 करते हैं तो हमारे पास टोटल कम्बिनेशन बनते हैं 65,535 पोर्ट्स। तो ये हमारे पास टोटल कम्बिनेशन बनते हैं। इनमें से जो 0 से लेकर 1023 तक ये हमारी कहलाती हैं वेल नोन पोर्ट्स। वेल नोन पोर्ट्स इनको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, वेल नोन पोर्ट्स। उसके अलावा 1024 से लेकर 49,151 तक ये हमारी होती हैं रजिस्टर्ड पोर्ट्स। उसके बाद 49,000 से लेके 49,152 से लेके 65,535 तक ये हमारी होती हैं ओपन पोर्ट्स। अभी फिलहाल इसकी ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस ये देख लें कि जो वेल नोन पोर्ट्स होती हैं वो होती हैं कि हमारे पास ये रिजर्व पोर्ट्स होती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो HTTP है उसके लिए जो रिजर्व पोर्ट है वो है पोर्ट 80। इसी तरह SSH सिक्योर शेल के लिए जो पोर्ट रिजर्व है वो है 22। इसी तरह 20 और 21 हमारी TCP के लिए यूज़ होती हैं। FTP डाटा के लिए हमारी 21 यूज़ होती है, 20 यूज़ होती है, और FTP कंट्रोल के लिए हमारी 21 यूज़ होती है। तो ये हमारी इस तरह की कुछ पोर्ट्स हैं जो हमारी रिजर्व है, मतलब कि वेल नोन पोर्ट्स हैं जो मतलब कि फिक्स हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम नॉन टेक्निकल एग्जांपल ले लें कि 1122 जो है एक नंबर वो रिजर्व है कि ये एम्बुलेंस मतलब कि इमरजेंसी के लिए ये एक रिजर्व किया गया नंबर। तो इसी तरह यहाँ पे हमारे पास कुछ पोर्ट्स हैं जो रिजर्व कर दी हैं कि इन पर्पज़ के लिए ये ही पोर्ट्स हमारे यूज़ होंगे। तो यहाँ पर हमारा हो गया सोर्स पोर्ट और डेस्टिनेशन पोर्ट। उसके बाद आते हैं जी हमारे पास सीक्वेंस नंबर। सीक्वेंस नंबर ये है कि जब क्लाइंट सर्वर को रिक्वेस्ट करता है, या मतलब कि जब कम्युनिकेशन स्टार्ट होती है तो वो जो डाटा सेंड करता है वो सेगमेंट की फॉर्म में, जैसे कि हम पहले डिस्कस करके आ चुके हैं कि जो ट्रांसपोर्ट लेयर होती है उस पर जो डाटा सेंड होता है वो सेगमेंट की फॉर्म में होता है। सेगमेंट सम्राट की यहाँ पर एक ये सेगमेंट है, उसके अंदर हमारी बाइट स्ट्रीमिंग होती है। हम पहले डिस्कस करके आ चुके हैं कि जो टीसीपी सेंड करता है वो डाटा बाइट स्ट्रीमिंग में करता है, कि वो जो पूरा डाटा है उसको बाइट्स में डिवाइड करता है, मतलब उसके सेगमेंट बना लेता है, मतलब कि बाइट्स में बना लिया, डिवाइड कर लिया, वो पूरा हमारा एक क्या कहलाएगा, ये हमारा एक सेगमेंट है, ये सेगमेंट, और ये हमारी बाइट्स। अब ये जो बाइट्स हैं इनको वो नंबरिंग देते हैं, तो वो नंबरिंग क्या होगी, वो हमारा सीक्वेंस नंबर कहलाएगा कि कौन सा पैकेट कौन से सीक्वेंस पे है। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ से हम ले लेते हैं एग्जांपल कि हमारी 1000 से लेके 2000 तक हमारे एक हमारा सेगमेंट था, तो उसके अंदर क्या है कि 1001 1002 1003, तो इनको क्या करेगा कि वो इनको एक नंबर असाइन करेगा, और वो जो नंबर होगा वो हमारा सीक्वेंस नंबर कहलाएगा, और वो होता है हमारा 32 बिट का। अब फॉर एग्जांपल ये है कि 1000 से लेके 2000 तक हमारा ये
सीक्वेंस नंबर हो गए। अब अगला नंबर आता है, अगली जो फील्ड है वो है हमारी एक्नॉलेजमेंट नंबर। वो भी हमारा 32 बिट का होता है। इसमें क्या होता है कि जब इसके पास जो सर्वर है उसके पास पूरा ये सेगमेंट रिसीव हुआ, इसने 2000 तक मतलब जितना 1000 से 2000 तक जो भी उसका सेगमेंट था वो रिसीव किया, तो एक्नॉलेजमेंट में सर्वर क्या करेगा कि 2001 मतलब कि ये जो एक फेनोमेना है जो कि मतलब फॉर एग्जांपल एक्स हमने डाटा भेजा है तो एक्नॉलेजमेंट में हमारे पास x+1 आएगा। ये है कि अगर 2000 तक उसको रिसीव हो गया है डाटा सर्वर को, तो 2001 एक्नॉलेज में भेजेगा कि मुझे 2000 तक डाटा रिसीव हो चुका है, अब 2001 से आगे के जो डाटा है वो मुझे सेंड कर दो। तो सर्वर ने 2001 जो है वो एक्नॉलेजमेंट की जो फील्ड है उसमें लिख दिया, और ये हमारी हुई 32 बिट की फील्ड। उसके बाद आते हैं जी हमारे पास हेडर की लेंथ। एक चीज मैं बताना भूल गया, उसमें यह है कि जो हमारे पास हेडर की टीसीपी हेडर का साइज जो होता है वो हमारे पास 20 बाइट से लेके 16 बाइट तक होता है। मतलब 20 बाइट में एक वन बाइट जो होता है 8 बिट्स के लिए होता है, 8 बिट्स के इक्वल होता है। तो 20 बाइट कितना हो जाएगा 160 बिट्स का। मतलब कि कम से कम जो हमारा टीसीपी के हेडर का साइज है वो 160 बिट्स का होना चाहिए, इससे कम का नहीं काउंट हो सकता। तो हमारे पास यहाँ पर जैसे कि बात की गई है कि हमारे पास यहाँ पे 4 बिट का होता है। तो 4 बिट में क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं नंबर 1000, तो ये कितने होता है हमारे पास 8 का। और यहाँ पर जो यूज होता है फेनोमेना वो होता है कि स्केल आउट करता है 4 से मतलब कि स्केल आउट 4 अब इसमें क्या है कि इसको स्केल अगर हम 8 को 4 पे करें तो 8 4 जा 32, मतलब कि 32 बाइट का हमारे पास डाटा बनेगा। मतलब कि 32 बाइट्स का यहाँ पर हेडर यूज हो सकता है। ये हो गया 1000 के केस में। अगर हम ले लें 0100, ये भी हमारा 4 बाइट है और ये बनता है 4। अब 4 को स्केल आउट 4 करते हैं तो ये हमारे पास बनता है 16 बाइट। और यहाँ पर क्या लिखा है कि हमारे पास कम से कम जो है 20 बाइट का होना चाहिए। तो यहाँ पर ये 16 बाइट मतलब कि ये वाला जो 0100 अगर हमारा हेडर लेंथ होती है तो ये हमारी सही हेडर लेंथ नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे 16 बाइट का जो हमारा हेडर लेंथ बनता है और हमें चाहिए 20 बाइट से लेके 16 बाइट तक का हेडर। तो यहाँ पर ये वाली जो हमारा हेडर लेंथ है ये नहीं यूज होगा, क्योंकि 0100 से जो बनता है वो हमारा 16 बाइट बनता है। और 1000 ये हमारा इंक्लूड हो सकता है हेडर लेंथ, क्योंकि यहाँ पर जो हमारी जो लेंथ बनती है उसकी वो 32 बाइट्स बनती है और 32 बाइट का यहाँ पर इंक्लूड हो सकता है, क्योंकि वो इसकी रेंज में इंक्लूड होता है। ये होगी हमारी हेडर लेंथ। जो 6 बिट है वो फ्यूचर यूज के लिए टीसीपी हेडर में रखी गई हैं। अब यहाँ पर ये कुछ फ्लैग्स हैं। इसमें हमारे पास सबसे पहला है URG होते हैं अर्जेंट फ्लैग। मतलब कि अगर फॉर एग्जांपल आपने 2000 बाइट का आपने एक सेंडर ने रिसीवर तरफ डाटा सेंड किया है। अब जो 2000 बाइट में से जो कुछ डाटा होगा वो ज़्यादा अर्जेंट होगा कि वो पहले पहुंच जाए, और उसके अलावा जो दूसरा डाटा वो आराम से आहिस्ता आहिस्ता पहुंचता रहेगा। तो जो हमारा अर्जेंट का होता है, अर्जेंट जो फ्लैग होता है, यहाँ पर हम 1 या फिर 0 कर सकते हैं कि अगर 1 है तो मतलब कि अर्जेंट हमारा डाटा है, इसमें है मतलब कि जो हमने टोटल डाटा भेजा है इसमें कुछ अर्जेंट भी है, तो हम यहाँ पे 1 कर देंगे। अगर कोई अर्जेंट डाटा नहीं है तो इसका हम 0 ही रखेंगे। तो मतलब कि आप लोगों को समझ आ गया होगा कि पूरे डाटा में से अगर कुछ डाटा जो मतलब कि अर्जेंट होगा, मतलब कि हम चाहते हैं कि वो डाटा पहले पहुंच जाए रिसीवर की साइड पे, तो हम क्या करते हैं कि उसमें अर्जेंट की फील्ड को बंद कर देते हैं। उसके बाद आती है हमारे पास ACK मतलब एक्नॉलेजमेंट फील्ड। एक्नॉलेजमेंट जैसे कि हम पहले डिस्कस करके आ चुके हैं कि हमारे एक्नॉलेजमेंट एक नंबर होता है और यहाँ पे एक फ्लैग है। अब इन दोनों में डिफरेंस है। एक्नॉलेजमेंट का फ्लैग वही 1 और 0 हो सकता है, मतलब कि जब सेंडर रिसीवर की तरफ डाटा रिसीव हो जाएगा तो उसको एक्नॉलेजमेंट भेजनी पड़ेगी। तो एक्नॉलेजमेंट अगर फॉर एग्जांपल ने 2001 भेज दी तो मतलब ये है कि उसने एक्नॉलेजमेंट नंबर जो है 2001 वो यहाँ पर आ जाएगा 2001 नंबर, और जो फील्ड है वो 1 हो जाएगी कि उसने एक्नॉलेजमेंट की फील्ड को यूज किया है। मतलब रिसीवर ने डाटा रिसीव किया और एक्नॉलेजमेंट की फील्ड को 1 करके जो नंबर था 2001 वो यहाँ पर रख दिया। मतलब कि जो हमारा एक्नॉलेजमेंट नंबर वो क्या हो गया 2001, और जो हमारी एक्नॉलेजमेंट की फील्ड वो हो गई 1। तो ये होता है हमारा फ्लैग एक्नॉलेजमेंट का। उसके बाद आते हैं जी हमारे पास PSH। पुश को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल आपने जैसे हमने मिसाल लिए 2000 बाइट का अगर हम डाटा सेंड कर रहे हैं तो हम उसका अगर बाइट में सेंड करना चाह रहे हैं कि हम 1 बाइट 2 बाइट 3 बाइट वाइज उसको सेंड कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं कि उसमें हम
पुश कर देते हैं डाटा, मतलब कि रिसीवर क्या करता है कि वो क्या करता है कि अपने पास जितना भी डाटा, उसके बाद जितने भी सेगमेंट्स आ रहे हैं वो उनको स्टोर करता रहता है, मतलब अपने बफर में उनको स्टोर करता रहता है। जब तकरीबन उसका बफर फुल हो जाता है तो वो क्या करता है कि एक एक्नॉलेजमेंट का पैकेट लगाता है और वो सेंडर की तरफ भेज देता है कि मुझे जितना आपने डाटा सेंड किया वो मुझे रिसीव हो चुका है। एक्नॉलेजमेंट का मतलब ये होता है। अब यहाँ पर पुश का काम ये आता है कि फॉर एग्जांपल हमने कहा है कि कुछ हमारे पास डाटा है वो हम थोड़ा जल्दी भेजना चाहते हैं, मतलब जैसे अर्जेंट हो गया, इसी तरह हम पुश करना चाहते हैं कुछ डाटा को। मतलब इसमें यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं कि हम कोरियर सर्विस की, कि हमने कोई मतलब कि डाक खाने में हमने मेल भेजनी है, तो उसमें क्या होता है कि हम अगर इम्पोर्टेंट मेल है तो हम क्या करेंगे कि उसको डाकिए को क्या करेंगे कि वो उस वाले ईमेल को थोड़ा जल्दी भेज दे। क्यों? उससे पहले क्या होता है कि डाकिया क्या करता है कि कुछ ईमेल्स को अपने पास जमा करता है और फिर एक साथ लेकर जाता है। लेकिन हमारे पास अगर कोई इंपॉर्टेंट मेल आई है, हमने उसको जल्दी भिजवाना है, तो हम क्या करेंगे कि उसको पुश कर देंगे कि वो रिसीवर की तरफ चल जाए। तो इसी तरह यहाँ पे हमारे क्या होता है कि जो सेंडर होता है अगर उसके पास कोई इंपॉर्टेंट फील्ड है तो उसको पुश करके रिसीवर की साइड पे जल्दी भेज देता है ताकि वो पुश होके रिसीवर पर जल्दी पहुंच जाए। उसके बाद हमारे पास आता है रीसेट का फ्लैग, मतलब अगर हमने पूरे जो डाटा है उसको रीसेट करना है तो हम रीसेट को अनेबल कर सकते हैं। उसके बाद आती है जी हमारे पास सिन, मतलब सिंक्रोनाइजेशन से निकला है। मतलब सिंक्रोनाइजेशन मतलब कि जब हम कनेक्शन ओरिएंटेड में हमने पहले डिस्कस किया था, 3-वे हैंडशेक होता है। 3-वे हैंडशेक में क्या होता है कि सेंडर जो है रिसीवर पर पहले सिंक्रोनाइजेशन का एक पैकेट भेजता है, फिर रिसीवर उसके रिप्लाई में सिंक्रोनाइजेशन प्लस एक का एक पैकेट भेजता है। उसके बाद रिसीवर सेंडर जो है वो एक्नॉलेजमेंट करता है। तो यहाँ पर जो सिंक्रोनाइजेशन है वो इस तरह से हम ले सकते हैं कि जब कनेक्शन स्टार्ट करना होता है तो सबसे पहले जो पैकेट जाता है वो सिंक्रोनाइजेशन का होता है कि मैं आपसे ये वाली सर्विस चाहता हूँ। क्लाइंट क्या कहेगा कि मैंने यहाँ पर YouTube ओपन करवानी है, मतलब www.youtube.com ओपन करनी है, तो सिंक्रोनाइजेशन का पैकेट भेजेगा। फिर सर्वर कहेगा कि ठीक है मैं सिंक्रोनाइज हो चुका हूँ आपके साथ, मैंने एक्नॉलेज कर दिया है। फिर रिसीवर कहेगा ठीक है मैं रेडी हूँ, आप मुझे वेब सर्विस दे दें। तो वो क्या करेगा कि उसको वो यूट्यूब का जो पेज है वो उसको एक्सेस करवा देगा क्लाइंट को। तो ये इस तरह से हमारी होता है 3-वे हैंडशेक। और उसमें हमारे पास जो फील्ड आती है वो सिंक्रोनाइजेशन की आती है कि इसमें डाटा, इसमें जब कनेक्शन बनता है तो उससे पहले हमारी सिंक्रोनाइजेशन होना जरूरी है। उसके बाद हमारे पास है FIN, फिनिश का फ्लैग। फिनिश का फ्लैग ये है कि फॉर एग्जांपल डाटा जब ट्रांसमिट हो चुका है सेंडर की तरफ, सेंडर ने कर दिया पूरा सारा डाटा सेंड रिसीवर को, और रिसीवर को रिसीव भी हो चुका है और उसने एक्नॉलेजमेंट का पैकेट भी भेज दिया। तो आखिर में हम फिनिश के फ्लैग को अनेबल कर देते हैं कि अब हमारा डाटा कंप्लीट हो चुका है, अब हमारा कनेक्शन टर्मिनेट कर दिया जाए। जो हमने कनेक्शन ओरिएंटेड जो 3-वे हैंडशेक किया था अब उसको टर्मिनेट कर दिया जाए, क्योंकि हमारा डाटा फिनिश हो चुका है। जितना सेंडर ने डाटा सेंड करना था उतना रिसीवर ने रिसीव कर लिया है, अब इस कनेक्शन को टर्मिनेट कर दो। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं अपना विंडो साइज। विंडो साइज में क्या होता है कि अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक सेंडर है और ये रिसीवर है, जो जब सेंडर सेंड करेगा डाटा तो वो अपना विंडो साइज बता देगा कि विंडो साइज क्या है, कि वो अपनी कैपेसिटी बता देगा कि मुझे जितना सेंड आपने करना है डाटा वो मेरा इतना साइज है कि आपने इससे ज्यादा मुझे सेंड नहीं करना। अगर फॉर एग्जांपल ए ने सेंड करना है डाटा बी की तरफ, या हम इसको क्लाइंट भी बना लें और इसका हम रिसीवर बना लें कि क्लाइंट ने रिक्वेस्ट की सर्वर को कि मुझे वेबसाइट एक्सेस करवा दो, तो उसमें वो अपना विंडो साइज बता देगा कि मेरे पास अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम कर दें कि 10,000 बाइट्स का डाटा हम कि मैं रिसीव कर सकता हूँ। तो सेंडर क्या करेगा कि ये 10,000 यहाँ पर विंडो साइज में रखेगा और कहेगा कि जब सर्वर ने मुझे रिप्लाई करना है तो 10,000 बाइट का डाटा मैं रिसीव कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा का नहीं रिसीव कर सकता। तो इसी तरह जब ये जो TCP का जो हेडर है जब यहाँ पर रिसीव होगी ये रिक्वेस्ट, तो सर्वर क्या करेगा कि वो कह देगा कि अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास 20,000 बाइट का डाटा मैं रिसीव कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा का नहीं कर सकता। तो ये वाला जब 20,000 का जो विंडो साइज है वो यहाँ पर आ जाएगी, और जब ये वाला पैकेट जो है रिसीव होगा सेंडर की तरफ, तो सेंडर क्या करेगा कि इसको जब अगली दफा सेंड करेगा डाटा तो 20,000 बाइट्स के अंदर तक का करेगा, इससे ऊपर का नहीं करेगा, क्योंकि उसकी ने कैपेसिटी अपनी बता दी है कि इतना मेरा विंडो साइज है, आपने जब भी मुझे रिप्लाई करना है तो मुझे इतना विंडो साइज का डाटा भेजना ताकि मैं उसको एक्सेप्ट कर सकूं या अपने बफर में सेव कर सकूं। उसके बाद हमारे पास आता है चेकसम। जैसे हम डिस्कस करके आ चुके हैं कि एरर कंट्रोल हमारे पास एक फीचर है TCP का, जिसमें हमारे पास अगर कोई हमारा कोई पैकेट लॉस हो चुका है या हमारा कोई पैकेट मतलब डुप्लीकेट है या उसमें कोई एरर आ चुका है, तो वो हमारा एरर कंट्रोल का फीचर हमारे पास TCP में अनेबल होता है। तो चेकसम एक एल्गोरिथम है जिससे हम एक मतलब एक वैल्यू निकाल
डालते हैं चेकसम की और वो हम यहाँ पे सेव करते हैं, तो वो क्या होता है कि यहाँ से जब डाटा सेंड होता है रिसीवर की तरफ, तो रिसीवर उसको अपने पास मैच करता है कि चेकसम इक्वल है या नहीं। अगर तो वो इक्वल है तो इसका मतलब कि उसमें कोई एरर नहीं है, कोई डाटा लॉस नहीं हुआ, कोई डुप्लीकेट सेगमेंट नहीं गया, तो डाटा मतलब सही है। अगर तो चेकसम की फील्ड में चेंज आ जाता है, सेंडर की जो फील्ड है और जो रिसीवर की फील्ड है उसमें अगर चेकसम की वैल्यू चेंज है, तो इसका मतलब ये है कि दरमियान में हमारा कोई पैकेट लॉस हो चुका है या उसमें कोई डुप्लीकेट लेटर है जिसकी वजह से चेकसम बढ़ गया है। तो ये होती है हमारी चेकसम की फील्ड। यहाँ पर है अर्जेंट पॉइंटर, ये है 16 बिट का अर्जेंट पॉइंटर। जैसे कि हम डिस्कस करके आए हैं अर्जेंट फ्लैग। अर्जेंट फ्लैग ये है कि हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल कोई डाटा है 2000 बाइट का, उनमें से कुछ बाइट्स का डाटा है वो हमारा ज्यादा अर्जेंट है, जिसका हम चाहते हैं कि वो पहले पहुंच जाए, पहले रिसीवर की तरफ चल जाए, तो हम क्या करते हैं कि अर्जेंट पॉइंटर, इसमें हम उसका लेंथ बताते हैं कि कितना डाटा, अगर फॉर एग्जाम्पल 2000 बाइट का टोटल डाटा था, उनमें से 500 से लेके 1000 बाइट तक का डाटा जो है वो हमारा अर्जेंट है, तो हम इस वाली रेंज को यहाँ पर डिफाइन कर देंगे अर्जेंट पॉइंटर में, और यहाँ पर अर्जेंट फ्लैग को 1 कर देंगे कि हमारा इतना जो डाटा है, मतलब इस रेंज का जो डाटा है 500 से 1000 बाइट का, वो हमारा अर्जेंट है, तो इसको आप पहले रिसीवर की तरफ रिसीव करवा दो और जो दूसरा डाटा है वो आहिस्ता आहिस्ता रिसीव होता जाएगा। उसके बाद हमारे पास आती है ऑप्शंस एंड पैडिंग फील्ड। अब यहाँ इस वाली फील्ड में और विंडो साइज में आप लोगों को थोड़ा गौर करना है कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। अब ऑप्शंस एंड पैडिंग फील्ड ये 40 बाइट्स के, इसमें यह होता है कि अगर जब सेंडर ने सेंड करना है डाटा रिसीवर को, तो वो अपना एक तो विंडो साइज बता देगा कि मैं इतना डाटा रिसीव कर सकता हूँ, कि जब रिसीवर ने सर्वर ने सेंड करना है डाटा क्लाइंट को तो 10,000 बाइट से ज्यादा नहीं करना, ये हो जाएगा उसका विंडो साइज। अब ऑप्शंस एंड पैडिंग में यह है कि फॉर एग्जाम्पल 1000 बाइट हम डिफाइन कर देते हैं अपने इसमें ऑप्शंस एंड पैडिंग में, तो इसका मतलब यह है कि हम कि एक जो सेगमेंट है वो इतने बाइट का होना चाहिए, मतलब कि एक सेगमेंट 1000 बाइट का हुआ और कितना एक्सेप्ट कर सकते हैं 10,000, मतलब कि विंडो साइज के 10,000, मतलब कि इस तरह के 10 सेगमेंट अगर हम बनाएं तो 10,000 बाइट तक का डाटा ए जो है वो रिसीव कर सकता है। इसी तरह ही अगर यहाँ पर हम कहें कि जो बी का जो ऑप्शन एंड पैडिंग की फील्ड है, मतलब कि जो एक सेगमेंट है वो हम लेट्स से हम कहते हैं 2000 का है, 2000 बाइट का एक सेगमेंट है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेगमेंट, कि एक सेगमेंट का जो साइज है, मतलब कि हमने डिस्कस किया था कि सेगमेंट जो है उसके अंदर बाइट स्ट्रीमिंग डाटा होता है, मतलब कि 1 2 3 ये बाइट्स की फॉर्म है, ये एक बाइट, दूसरा बाइट, तीसरा बाइट, चौथा बाइट, तो इस तरह से हम कहते हैं कि एक सेगमेंट जो है उसमें हमारे पास 2000 बाइट तक का डाटा आ सकता है। इस तरह से ये इसकी कैपेसिटी क्या है 20,000 की, मतलब यहाँ के हमारे पास 10 सेगमेंट्स और आ सकते हैं 2000 बाइट के, कि 2000 बाइट के अगर हम 10 सेगमेंट्स को रखें तो इतना डाटा जो है वो सेंटर, वो जो रिसीवर साइड है, जो सर्वर की साइड है, वो उसको रिसीव कर सकती है। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो सेगमेंट के जो साइज है, जो सेगमेंट का साइज है वो होता है हमारा यहाँ पर ऑप्शंस और पैडिंग की फील्ड में, लेकिन जो टोटल डाटा जो रिसीव कर सकता है वो हम डिफाइन करते हैं विंडो की साइड में, कि टोटल जो डाटा है वो कितना सर्वर या क्लाइंट साइड कितना एक्सेप्ट कर सकती है, लेकिन जो सेगमेंट साइज है वो हमारा क्या होगा ऑप्शंस एंड पैडिंग की फील्ड। तो ये हमने टीसीपी हेडर के फॉर्मेट को डिस्कस किया है, जिसमें हमारे पास सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट और डिफरेंट तरह के फील्ड्स है, जिसमें हमारे पास सीक्वेंस नंबर था, एक्नॉलेजमेंट नंबर, हेडर लेंथ, तो हमने डिफरेंट फ्लैग्स डिस्कस किए, विंडो साइज, चेकसम, अर्जेंट पॉइंटर, ऑप्शंस एंड पैडिंग, इन चीज़ों को हमने डिस्कस किया है। तो अभी के लिए इतना ही, तो मुझे इजाज़त दीजिए, थैंक यू।